हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी मीना शेखावत। चलिए, पिछले सेशन में हमने 2 क्लासें कंप्लीट की। उसके बाद आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर आपके साथ चर्चा करने जा रही हूं। देखिए, ये जो विषय वस्तु है, जो कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु हमारे समाज का एक बहुत ही विचित्र, जिसको कहा जा सकता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से ना दिखकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अर्थात इसमें समाज पूर्णतः भागीदार ना होकर एक अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाता है। जैसे हमारे समाज में विवाह को एक बहुत ही अम, धार्मिक रूप से देखा जाता है, जिसमें दो लोगों को आपस में जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद उनको एक सामाजिक दायित्व के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है। कुछ लोग अपने औपचारिकता को पूरी करने के लिए या फिर समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए दहेज को एक बहुत ही प्रादुर्भाव से देखा जाता है, जिसके अंदर ये माना जाता है कि जो जितना दहेज लेके आया, मतलब उसकी वैरायटी उतनी बढ़ेगी, उतनी सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आएंगी। तो उसी के विषय वस्तु में हम एक आज अभी जैसे मान्यवर कोर्ट ने भी इसका बहुत ही अच्छा एक जजमेंट आया है, और उसी के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दहेज मृत्यु है क्या। तो चलिए देखते हैं दहेज मृत्यु क्या है। ठीक है। पूर्णतः दहेज मृत्यु की जो डेफिनेशन है, वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत है। ये आप सभी को विदित होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अब इस दहेज मृत्यु के बारे में संक्षिप्त पूरा नहीं बताया गया, लेकिन दहेज मृत्यु क्या है उसके बारे में हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी बताती है। वो क्या बताती है कि जहां पर भी किसी स्त्री को दाह या शारीरिक क्षति, मतलब या तो उसने अपने आप को जला लिया या फिर उसको कोई इंजरी कारित हो गई, ठीक है, या कब हुई, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियां या अन्यथा दर्शित हो जाती है, उसकी मृत्यु से पूर्व उसके पति या उसके नातेदारों, कौन, जो उसके पति यानी सास हो गया, ससुर हो गया, देवर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, तो उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको उसके साथ क्रूरता कर रहे हैं या उसको तंग कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि नहीं, वो देखो सामने वाले घर के अंदर तो जो बहू आई है वो इतना सारा धन लेके आई है, लेकिन तू तो कुछ नहीं लेके आई, तू जिंदगी भर यहीं रहेगी, क्या खाएगी क्या पहनेगी, तुझे तेरे घर से दहेज तो लेके आना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमारे समाज के अंतर्गत चलता आ रहा है। फिर उसके बाद कहा गया है कि ऐसी जो भी सिचुएशन बनती है उसको दहेज मृत्यु कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो कोई भी दहेज मृत्यु कारित करेगा उसको 7 वर्ष तक से कम की कारावास सजा नहीं दी जाएगी, किंतु आजीवन कारावास, यानी कि साधारण शब्दों में इसको कहा जा सकता है कि ऐसी सजा जो 7 वर्ष से कम नहीं होकर आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। उसके पश्चात हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी क्या कहती है कि जहां कहीं पर भी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा की जाएगी तो ये माना जाएगा क्या, कि जब कहीं पर भी यह प्रश्न हो क्या, कि दहेज की दर्शित किया गया है कि दहेज मृत्यु के कुछ समय पूर्व ऐसे व्यक्ति ने किसी दहेज की मांग की या उसके संबंध में उसको तंग किया, उसको उसके प्रति क्रूरता किया, तो क्या माना जाएगा कि व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित किया है। और दहेज मृत्यु का अर्थ क्या अर्थ लिया जाएगा, जो आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत दी गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब आज का ये किस्सा नहीं है, हमारे भारत में सदियों से ये चीज़ें चलती आ रही है। दहेज मृत्यु एक तरह से दहेज कानून बनने के बाद में लोग इसको अप्रत्यक्ष रूप से इसके भागीदार हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जारी है आपका।
ठीक है। अब भारत में दहेज मृत्यु, अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट पेश हुई 2020 के अंतर्गत जुलाई के संदर्भ में। उसमें कम से कम 2,914 केसेस थे जो इसी दहेज मृत्यु के मामले में दर्ज हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2009 की कैटेगरी शो हो रही है जो कि 8,383 है। फिर 2010 में भी सेम उतनी, और ये 2013 तक भी 8,000 के करीब है। उसके बाद अभी रिसेंटली 1994 के अंदर एक केस था जिसका जजमेंट आया अभी 28 इसको 2021 के अंतर्गत 28 तारीख को, अभी कुछ दिनों पहले ही। तो इसमें एक सतबीर नाम का एक लड़का था। ये देखिए, ये जो एक सतवीर नाम का एक लड़का है, ठीक है, ये एक महिला है, इसको इसने पसंद किया, दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। शादी करने के पश्चात 1 साल भी पूरा व्यतीत नहीं हुआ था, या फिर ये कहा जा सकता है कि 1 साल मान लीजिए, और लड़की ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली, मतलब जल जल गई वो। अब वो जल गई या उसे जला दिया गया, ठीक है, ये तथ्य के आधार पर आगे विचार विमर्श किया गया, ठीक है। उसके बाद एकदम से इनके लड़की के पिताजी को फ़ोन किया जाता है कि साहब आपकी जो पुत्री है वो इस तरह से उसके साथ ये हादसा हो गया, ठीक है। अब पिताजी ने क्या किया, फ़ोन पर जैसे ही पता चला और जैसे ही पिताजी ने अपनी पुत्री को देखा कि उसके शरीर पर कुछ जलने के निशान है, तो उसने क्या किया, परिवाद दायर किया। कहाँ पर, आईपीसी की धारा 304, आईपीसी की धारा 304 बी में और 306 के अंतर्गत। अब 306 क्या कहती है, 306 किसी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, मतलब उसको दुष्प्रेरित करना, ठीक है। और 304 भी दहेज हत्या के बारे में बताती ही है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही पिताजी ने परिवाद दायर किया, परिवाद दायर करने के बाद परिवाद सबसे पहले दहेज मृत्यु का जो परिवाद है उसको सुनने की सर्वप्रथम अधिकारिता है सेशन कोर्ट को, ठीक है। सेशन कोर्ट ने क्या किया, मामले को सुना, मामले को सुनने के पश्चात सतीश को 7 वर्ष तक के कारावास के लिए दुष्प्रेरण के लिए वो दंड किया गया, और 5 वर्ष के लिए 306 के अंतर्गत किया गया। उसके बाद अभियुक्त गण ने हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद में हाई कोर्ट ने सेशन न्यायालय के आदेश को उचित ठहराया। उसके कम से कम 10 साल बाद ये निर्णय दिया कि जो हाई कोर्ट ने, जो निचले कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो मान्य है, ठीक है। उसके बाद अभियुक्त गण ने संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत के साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो धारा 306 के अंतर्गत 5 साल का कारावास दिया था हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने, उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो नहीं, दुष्प्रेरण के लिए तो नहीं, लेकिन वो दहेज मृत्यु के लिए दायी होगा, और उसको 7 वर्ष के कारावास से दोष करते हुए कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अब देखिए आगे चल के देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे क्या दिशा निर्देश दिए जो दहेज मृत्यु के संबंध में लागू होने चाहिए थे। देखिए, दहेज मृत्यु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 12 गाइडलाइन आई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि आईपीसी की धारा 304 बी क्या कहती है कि जो वधु को जलाने की या दहेज की मांग करने की या सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के आशय से ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि मतलब मन मर्जी से मुंह उठा के लगा दी कि हाँ ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो गई तब भी जाके 304 भी लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी केवल तभी प्रभावी होगी जब धारा 304 बी के सभी आवश्यक तत्वों की संतुष्टि हो जाती है। अब सभी आवश्यक तत्वों की संतुष्टि कैसे, कि भाई उसको, उसका जो समय था वो 7 वर्ष तक का होना चाहिए, मतलब विवाह के 7 वर्ष तक से पहले होना चाहिए। उसके पश्चात उसके जो पति या नातेदारों ने उसको तंग किया होना चाहिए, उसके ऊपर क्रूरता की गई होनी चाहिए, या दहेज संबंधी कुछ मांगे की हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि तीसरे पॉइंट में कहा गया कि थोड़ी देर पहले से आशय तत्काल पहले से नहीं हो सकता। तो अब इसका भी तात्पर्य ये था कि क्योंकि कुछ जो हमारे वर्डों का बहुत फेर होता है हमारे इसमें विधि के अंतर्गत, तो वकील साहब
ने कहा होगा कि भाई यहाँ पर जो धारा 304 बी में वर्ड दिया गया है कि दहेज मृत्यु से कुछ समय पूर्व, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, कुछ समय का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही स्त्री ने आत्मदाह या फिर आत्महत्या की या फिर उसको मारा गया उससे पहले कोई क्रूरता की गई थी, अर्थात का ये कहा गया कि दहेज मृत्यु और उस दहेज मांगने में कोई तार्किक संबंध होना चाहिए। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि उससे समय पहले किया हो या उसके थोड़े दिन पहले किया गया हो। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अपकृत्य वाला जो कबूतरबाजी वाले खाना का रास्ता है वो नहीं अपनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर। उसके बाद कहा गया कि धारा 304 बी की जो साथ में एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी अनिश्चित प्रकृति के अभियोजन, इन दोनों की प्रतिरक्षा का आधार किया गया और उसके बाद 313 के अंतर्गत अभियुक्त को स्वयं का एक साक्षी बनाया गया और साक्षी बनाने के बाद में उसकी परीक्षा की गई। परीक्षा करने के बाद धारा 332 सीआरपीसी के अंतर्गत इसका विचारण करते हुए न्यायालय ने कहा कि विचारण को अन्य महत्वपूर्ण विचारों से संतुलित करने की आवश्यकता है, जैसे त्वरित विचारण हो। मतलब ऐसा नहीं कि अब हाई कोर्ट का 10 साल बाद आदेश आया कि जो सेशन कोर्ट ने वो आदेश दिया वो पूर्णतः सही था, लेकिन अब 10 साल के अंतर्गत जो 7 वर्ष तक का कारावास दिया गया था वो भोग कर वापस आ जाता बेचारा, लेकिन नहीं। तो इसीलिए त्वरित न्याय का सिद्धांत अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद उसके परिवार के, अब ऐसा नहीं है कि पति ने परेशान किया तो उसके परिवार के सदस्यों को भी कटरी में गचा। जैसे अब मान लो ननद है, ठीक है, या फिर देवर है, वो बाहर रह रहा था, या देवरानी मान लीजिए बाहर रह रहे थे, वो उसी दिन उसके मृत्यु के कुछ दिन मतलब उसी समय पूर्व, कुछ समय पूर्व घर आए थे और ऐसा हत्या हो गई, तो उसके पश्चात ऐसा नहीं है कि उन लोगों को भी इसके अंदर लपेटा जाएगा। ठीक है। अब हमने बात की सीआरपीसी की धारा 232 और 233 के बारे में। अब ये भी जान लीजिए कि 232 और 233 होती क्या है। तो सीआरपीसी की धारा 232 कहती है दोष मुक्ति के संबंध में कि यदि न्यायालय को ये लगता है, कब, अभियोजन के साक्ष्य लेने या अभियुक्त की परीक्षा करने के पश्चात या उनको सुनने के पश्चात न्यायालय को लगता है कि इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध किया है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, आदेश अभिलिखित करने के पश्चात उसको दोषमुक्त कर देगा। और अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, साक्ष्य मिला जा सकता है, तो प्रतिरक्षा आरंभ करने का अधिकार सेक्शन 233 के आधार पर दिया जा सकेगा। ठीक है। और इसी के साथ में ये दहेज मृत्यु जो है वो बहुत ही मतलब एक सनसना मामला है, तो आप सभी समझ रहे होंगे। और अगर आपको ये बात समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आई होप आप सभी मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। तो सभी लोग वीडियो के एंड के अंदर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये या आपको कहाँ तक हेल्पफुल रहा।